गुड मॉर्निंग बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर नॉन मेडिकल एंड मेडिकल। आज हम लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन अपनी यूनिट चल रही थी, विलेन का चैप्टर अपना चल रहा था। आज अपने न्यू टॉपिक की शुरुआत करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इन 3-4 दिनों में काफ़ी काम करेंगे अपने, है ना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, बच्चों सभी आ जाओ, बच्चे सारे आ जाओ क्लास में। फिर हमने शुरू करते हैं अपना जो लास्ट वीडियो लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, वो क्या पूछा गया था? 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 dissolve in 250 grams of water, find the molality। 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को जब 250 ग्राम जल में घुला हुआ है तो मोललता ज्ञात कीजिए। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ बच्चे इसका आंसर बता चुके थे, कुछ बच्चों ने इसका आंसर नहीं बताया था। मैं आपका वेट कर रहा हूं, मुझे इसका आंसर दीजिए। जल्दी दो बच्चों, शाबाश। और इतनी देर अपने 2 मिनट बच्चों का वेट करते हैं, वो भी आ जाएंगे। और इतनी देर जो बच्चे आए हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख करके बताओ। कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सअप भी किया था, वो भी बहुत अच्छी बात है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। नहीं तो अपने सॉल्व करके बता रहा हूं मैं आपको, आप नहीं बता पा रहे तो। हमें क्या दिया हुआ है? हमें 4.9 ग्राम। हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमें पता है कि पर केजी जो होती है वो होती है मोलालिटी होती है। मैं मोलालिटी की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। मोलालिटी की डेफिनेशन अगर आपको पढ़नी हो तो लेक्चर नंबर 8 कीजिए। ये फॉर्मूले मैं सारे करवा चुका हूं। इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं। हमें वेट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है। हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है और वेट ऑफ ग्राम दिया हुआ है। तो सारी वैल्यू यहां पर पुटअप कर दो बच्चों। वैल्यू क्या आएगी? डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है वहां पर देखते हैं पीछे फटाफट। डब्ल्यू की वैल्यू है 4.9 ग्राम। 4.9 ग्राम। हमें पता है कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार कितना होता है बच्चों? बिल्कुल शाबाश, 98। और इनटू में हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ है जो कि 250 ग्राम है। और 250 ग्राम है, जब इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो इसको भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं किससे? 1000 से। 1000 ऊपर आ जाएगा पलटा खा करके, ये आ गया भाई, है ना। अगर हम 250 इंटू 4 जा करें तो क्या आ जाएगा? 1000 में 4 250 होते तो आंसर आ जाएगा 4। ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां से एक डॉट हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। 49 2 जा कितना होता है? 98। और 2 2 जा कितना होता है? 2। तो 2/10 आ गया। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया इसका आंसर आ गया 0.2 m। ये इसका आंसर है। ये मैच कर लो बच्चों, जिसका आंसर ये है 0.2 m। शाबाश, बहुत बच्चों ने इसका आंसर सही बताया है। लगभग सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सही बताया, शाबाश। एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। ये सारे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। मान लो मोलालिटी आ गया तो 4-5 एग्जाम्पल याद कर लो, सवाल याद कर लो, ये लिख के आना वहां पर। तुम्हें मार्क्स अच्छे मिलेंगे कि तुम्हें एग्जाम्पल देकर करके बात को एक्सप्लेन कर रहे हो। समझ आई बच्चों बात? चलते हैं आगे। फाइंड मोलालिटी 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर। 500 ग्राम जल के अंदर मैंने 4 ग्राम क्या घोल दिए? NaOH घोल दिए। 4 ग्राम डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका फॉर्मूला बताओ बच्चों, इसका फॉर्मूला भी बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब 500 ग्राम जल में घोला जाता है तो उसकी मोललता यानी मोलालिटी क्या आती है? हमें मोलालिटी का फॉर्मूला पता है। जल्दी बताओ बच्चों, वेट कर रहा हूं आपका मैं कमेंट सेक्शन में। जिसको ना आता हो वो ये वाला फॉर्मूला देख ले और फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करे, आंसर आ जाएगा आपका। ये फॉर्मूले आपको मैंने करवाए हुए हैं मोलालिटी का। जिसको मोलालिटी पढ़ना हो वो लेक्चर नंबर 8 लगाए।
वहाँ से उसका चैप्टर क्लियर होगा। आज हम लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं। फटाफट बच्चों आंसर देते जाओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी इसका आंसर दो। बस एक ही चीज़ हमें आनी चाहिए, क्या आना चाहिए? हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए। दिक्कत तो वही है ना, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें एनएच का? बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों। हमें वेट कितना दिया हुआ है? हमें वेट दिया हुआ है 4 ग्राम। मैं करवाने जा रहा हूँ बच्चों आपको, है ना, 4 ग्राम। अब बात आती है मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा। हमें पता है कि सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना, वो होता है 23 होता है। कितना होता है बच्चों? 23 होता है, 23। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16, लगभग अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है? डबल होता है। और हाइड्रोजन का आपको पता है 1 होता है। तो 23 और 23 और 1 कितने हो गए? 24 एंड प्लस 16 कितने बन गए? 40 बन गए टोटल। तो 4/40, 40 क्या होता है इसका? मॉलिक्यूलर वेट होता है। किसका मॉलिक्यूलर वेट होता है? इसका। अब हमें वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है हमें ग्राम में, हमें ग्राम में दे रखी है वैल्यू। और आपको पता है कि इसको मुझे कन्वर्ट करना है केजी के अंदर, तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा और 1000 पलटा खा करके ऊपर चल जाएगा, है ना। ये आ गया अभी। अब ये कट कर दो, क्या आ गया? 10 आ गया। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गई, तो 100/500 आ गया, है ना। तो आंसर बता दो क्या आ गया अभी बच्चों, जल्दी बता दो। 1/5 आ गया इसका आंसर। अगर हम बात दोबारा देखें तो 10 से कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, 100/500 आ गया। अगर इसको सॉल्व करें, 100/500 को सॉल्व करें तो ये कट गया, तो इसका आंसर आ गया 1/5। 1/5 का मतलब कितना होता है? लगभग 0.2 इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर बैठता है बच्चों, इसको नोट कर लो जल्दी फटाफट, चलते हैं आगे। आप भी बताओ, क्या मैंने आंसर, क्या पता मैंने आंसर गलत निकाला हो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि सही निकाला है या गलत निकाला है। बिल्कुल चेक करो। लो बच्चों चलते हैं आगे, ये सवाल हुआ अपना सॉल्व। अब आगे आती है, नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तरल विलयनों का वाष्प दाब समझाइए। उससे पहले हमें डेफिनेशन पढ़नी होगी कि वाष्प दाब होता क्या चीज़ है, वेपर प्रेशर होता है क्या चीज़ है। उससे डेफिनेशन पढ़ने से पहले तुम्हें मैं पहले इलेबोरेट करता हूँ, उसको समझाता हूँ। एक डायग्राम लेते हैं। मैंने क्या किया, एक डायग्राम ले रहा हूँ मैंने एक क्लोज कंटेनर लिया। क्या लिया? क्लोज कंटेनर, यानी बंद तंत्र ले लिया मैंने, एक बंद पात्र ले लिया मैंने। इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं प्रेजेंट है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? प्रेजेंट है ना। इसको मैंने गर्म करना शुरू किया। नीचे से मैंने क्या देनी शुरू कर दी? हीट देनी स्टार्ट कर दी, मैंने उष्मा देनी स्टार्ट कर दी। गैस का ओवन ऑन किया और इसको मैंने गर्म करना शुरू कर दिया। आपको पता है जब इसको हीट मिलेगी तो क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। जब इसको हीट मिलेगी तो क्या होगा? आपको पता है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। और गतिज ऊर्जा आने के कारण ये मॉलिक्यूल्स ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। एनर्जी को गेन करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी सर कहाँ से मिलेगी? सर यहाँ से मिलेगी। अपनी हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं तो इसमें एक एनर्जी आ रही है जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और ये लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स थे, लिक्विड मॉलिक्यूल, यानी मैं लिक्विड क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये लिक्विड फेज में है और ये लिक्विड फेज कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी गैसीय फेज में, है ना। क्योंकि ये पार्टिकल जो थे इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। जो लिक्विड मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल थे इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई और ये ऊपर की तरफ जाने लग गए और ये गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो गए। और गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होने पर क्या होगा? जब कोई वाटर का मॉलिक्यूल गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी या ड्यू टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के कारण, कोई भी पानी का अणु जब गैस के अणु में बदल जाता है, वही वाटर कंटेंट है लेकिन वो गैस बन गया, उसको बोलते हैं वेपर, बोलते हैं क्या बोलते हैं? वेपर। अब ये वेपर बन गई है। अभी तक मैंने वेपर प्रेशर नहीं बताया, सिर्फ क्या बताई है? वाष्प बताई है। और ये वेपर बन गई और ये वाष्प बन गई। अब आगे बात करते हैं कि वेपर के बाद क्या होगा। वेपर के बाद क्या होगा? वेपर बननी शुरू होगी, वेपर बनती जा रही है। बिल्कुल ये वेपर बन गई, वेपर बन रही है। ये वेपर बनती जा रही है। ये वेपर की फॉर्मेशन होती जा रही है, ये गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों,
एक टाइम ऐसा आएगा कि इतनी सारी वेपर बन चुकी होगी और आफ्टर सम टाइम बाद ये वेपर के मॉलिक्यूल्स यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में डाउनफॉल आएगा और ड्यू टू डाउनफॉल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में कमी आने के कारण क्या होगा, ये जो वेपर बनी है ये वेपर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस पर एक प्रेशर काम करेगा, इस वेपर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी किसमें, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में दोबारा ये एडजस्टमेंट होने लग जाएगी। ये जो मॉलिक्यूल्स बने हैं ना किसके, वेपर के, जब बहुत सारे वेपर बन जाएगी ना, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है, वेपर बाहर तो जा नहीं रही है, वेपर बाहर नहीं जा रही है, आपको बताया, तो नीचे से वेपर बनती जा रही है बनती जा रही है बनती जा रही है और टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है। और जैसे ये पानी के कॉन्टैक्ट में आएगी ना, वाटर के कॉन्टैक्ट में जैसे ही आएगी ना, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी, यानी वो लिक्विड फेज में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी। गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, समझ आई बच्चों बात। तो गैस से लिक्विड बनना और लिक्विड से गैस बनना दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों के लिए टर्म अलग अलग बनती है। वो क्या बनती है वो बताता हूँ तुम्हें। ये देखो, अगर अपने बात करें, ये देखो ये वेपर बन रही है, ये देखो ये मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, ये वेपर बना रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया कि बहुत सारी वेपर बन गई और ये वेपर वापस लौट करके लिक्विड में आ रही है और लिक्विड के साथ मिलकर के क्या बना रही है, बूंद या ड्रॉप्स की फॉर्मेशन कर रही है। और ड्यू टू ड्रॉप्स की फॉर्मेशन होने के कारण ये जो वेपर है ये वेपर कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो लिक्विड से वेपर बनना, लिक्विड से गैस बनना, इट इज नोन एज वेपराइजेशन, वाष्पीकरण ड्यू टू हीट, है ना। उसको क्या बोलेंगे अपने, वेपराइजेशन, क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलेंगे। इसके लिए टर्म होगी जिसको बोला जाएगा वेपराइजेशन, या हिंदी में बोलेंगे वाष्पीकरण। समझ आई बच्चों बात। लेकिन आफ्टर सम टाइम बाद क्या देखते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल फर्दर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं। तो लिक्विड, जब कोई गैस के मॉलिक्यूल फर्दर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यानी संघनन बोलते हैं। तो ये वाली प्रोसेस साथ साथ चलती है, संघनन हो रहा है, कभी वेपराइजेशन हो रहा है, कभी संघनन हो रहा है, कभी वेपराइजेशन हो रहा है, क्योंकि हीट देते जा रहे हैं, क्लोज कंटेनर है, वेपर बाहर जा नहीं पा रही है। तो दो फिनोमिना यहां पर इंसिडेंट हो रहे हैं, एक तो वेपराइजेशन, एक कंडेंसेशन, वेपराइजेशन कंडेंसेशन। एक समय ऐसा आएगा बच्चों, देखो क्या होगा, इनिशियल स्टेट पे क्या होगा, इनिशियल स्टेट पे रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा। जैसे ही आपने गैस को ऑन किया तो एकदम से क्या बनी, वाटर के मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए और वेपर बन गई। तो वेपर, ड्यू टू वेपर इवेपोरेशन जो होगा वो हाई होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, भाप बनने की टेंडेंसी वो ज्यादा होगी और रेट ऑफ कंडेंसेशन लो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट में ऐसा होता है, अभी तो वेपर बननी शुरू हुई ना, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेपर इवेपोरेशन ज्यादा होगा, कंडेंसेशन कम होगा। बच्चे कह रहे हैं कि सर कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है, संघनन का मतलब क्या होता है, जब आप भाप बनती है ना, भाप बनती है, आपने कभी नोट किया हो, मम्मी क्या करते थे पुराने जमाने में, अब तो पता नहीं, अब तो नहीं करते, पुराने जमाने में क्या करते थे कि दूध को उबालने के लिए, मिल्क को बॉयल करने के लिए, फटाफट जल्दी बॉयल हो जाए तो उसके ऊपर ढक्कन लगाते थे। कभी नोट किया हो, ढक्कन क्यों लगाते थे, क्योंकि उसकी जो वेपर है वो बाहर ना जाए, एक उसके अंदर हीट इंक्रीज हो जाए, ड्यू टू हीट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर बाहर नहीं जा रहा, टेम्परेचर बाहर बहुत कम जा रहा है, जा तो रहा है लेकिन बहुत कम जा रहा है, बहुत कम जा रहा है। तो उसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और दूध आपका जल्दी बॉयल हो जाएगा। और उसका और भी कॉन्सेप्ट है कि उसमें कौन सा वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन क्या हो रहा है, वो सारी बातें हैं उसमें, वो बात नहीं बता रहा मैं आपने कभी नोट किया हो, आपने दूध के ऊपर जो प्लेट रखते हो, आफ्टर सम टाइम बाद क्या देखते हो, आपको दूध को बंद कर देते हो। पहले उसमें क्या बनती है, दूध को जैसे मैंने गर्म करना शुरू किया तो वेपर बनती है ना, आपने कभी नोट किया हो तो वेपर बननी शुरू हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती वेपर, वो आप इसको फील करो तो आपको बड़ा गरम गरम फील होगा। कभी भी ऐसा करना नहीं चाहिए कि वेपर में काफ़ी हीट होती है तो उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे आपने प्लेट रख दी, उसको बंद कर दिया गैस को, आप क्या देखते हो, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो गैस में कन्वर्ट हुए थे, जिसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई थी, और ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू गतिज ऊर्जा, उसके अंदर क्या आ गया, वो लिक्विड से गैस के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। और गैस के मॉलिक्यूल्स में प्रेशर, एक प्रेशर फील किया, और उसने क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्लेट पे एक प्रेशर लगाते हैं जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वो वेपर बन रही है ना, वो वेपर की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर सम टाइम बाद क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। वो मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट कर रहे थे वो क्या हो जाएंगे, वो बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी। तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी लोअर,
उसकी गतिज ऊर्जा कम होने के कारण वो गैस के मॉलिक्यूल अब वो वेपर की फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो धीरे धीरे क्या होंगे, वो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और ड्रॉप्स की फॉर्मेशन करेंगे, बूंदों का निर्माण करेंगे। आपने कभी देखा हो कि जब प्लेट आप रखते हो तो प्लेट आफ्टर सम टाइम बाद वो प्लेट को जैसे ही आप पुटअप करते हो, जैसे आप उठाते हो उसको, तो आप देखते हो कि बहुत सारी बूंदों का निर्माण हो चुका होता है। तो मम्मी, ये बूंदों का निर्माण जो हुआ ना, ये कंडेंसेशन है। जो पहले जो भाप निकल रही थी वो वेपोरेशन है। तो वेपोरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है जब आप दूध को उबालते हो। मम्मी कहेगी बच्ची पागल हो गई है, ये क्या बोल रही है, कौन सी भाषा की बात कर रही है। लेकिन मम्मी को पता होना चाहिए कि बच्ची एक साइंटिफिकली बात कर रही है कि ये क्या समझाना चाहते हैं बच्चे, कि बच्चे ये बोलते हैं कि मम्मी ये देखो कि ये वेपोरेशन हो रहा है और ये कंडेंसेशन हो रहा है, कितनी शानदार फिनोमिना हो रहा है। जो इनिशियल स्टेट पे वेपोरेशन हाई होगा, बिल्कुल सही बात है, तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और रेट ऑफ कंडेंसेशन लो होगा। आफ्टर सम टाइम बाद क्या होता है, इंटरमीडिएट कंडीशन में रेट ऑफ इवेपोरेशन लो होना शुरू हो जाएगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन हाई होना शुरू हो जाएगा, यानी वाष्प बनने की प्रवृत्ति बीच में कम होनी शुरू हो जाएगी और संघनन की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाएगी। तो तुमने क्या किया, गैस फिर ऑन कर दी, फिर वो वेपोरेशन, वो फिर वेपर बनने लगी, फिर वो कंडेंसेशन हो रहा है। गैस ऑन ही है, और जबकि वो सारा का सारा जो कंटेनर लिया है, जो आपने पतीला लिया दूध वाला, वो सारा का सारा बंद है, कवर्ड है, टाइटली पैक है। वेपर बनती जा रही है और वेपर टकरा करके वापस आ रही है और वो वाटर के अंदर मिक्सअप होकर के दोबारा वाटर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल से गैस के मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल से वाटर के मॉलिक्यूल, ये चीजें होती जा रही हैं। वाटर के मॉलिक्यूल से गैस के मॉलिक्यूल बनना, इट इज नोन एज इवेपोराइजेशन। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल से दोबारा वाटर के, लिक्विड के मॉलिक्यूल बनना, सॉरी लिक्विड बोलूंगा मैं, लिक्विड फेज के मॉलिक्यूल बनना, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कंडेंसेशन बोलेंगे, यानी संघनन बोला जाएगा। बच्चों बात समझ में आई। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर बराबर हो जाएगी, उस कंडीशन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था बोलेंगे। इस साम्यावस्था में ही, इस इक्विलिब्रियम में ही लिक्विड की सरफेस पर, सुनते जाना बात, लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड सरफेस ऑन लिक्विड सरफेस, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये प्रेशर लगाते हैं, वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, इट इज नोन एज वेपर प्रेशर। लेकिन कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था पर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये है बच्चों, समझ में आई बच्चों बात। तो ये ध्यान रखना, ये डायग्राम आपको एग्जाम में बना करके आने हैं। इनिशियल पे ये कंडीशन होगी, इंटरमीडिएट पे ये कंडीशन होगी और इक्विलिब्रियम पे ये कंडीशन होगी, जो मैं आपको समझा चुका हूं। आगे कोई और देखेंगे इसका डायग्राम, तो ये इसकी इनिशियल स्टेट है, आपने इसको गैस को गर्म करना शुरू किया, क्लोज कंटेनर है, भाप बननी शुरू होगी। तो एक समय ऐसा है कि बहुत सारी भाप बन गई, लेकिन वेपराइजेशन रेट जो है वो कंडेंसेशन से रेट से ज्यादा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ये मॉलिक्यूल्स बहुत सारे बनने शुरू हो गए। एक समय ऐसा है कि मॉलिक्यूल टकरा करके वापस आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रहे हैं। उससे क्या होगा, तो ये मॉलिक्यूल्स दोबारा लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इन गैसीय मॉलिक्यूल का लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना, वही वाटर का मॉलिक्यूल है, तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। और एक समय ऐसा आएगा जब वेपराइजेशन रेट इक्वल हो जाएगा कंडेंसेशन रेट के। तो इस समय पर जो प्रेशर लगेगा उसको क्या बोलेंगे अपने वेपर प्रेशर। अगर हम बात करें बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन ए लिक्विड allowed to evaporate in a closed vessel, देखो closed vessel, when a liquid allowed to evaporate, जब कोई लिक्विड अलाउ करता है कि इवेपोरेट हो, तुम वेपर बनाओ, इन क्लोज वेसल पार्ट ऑफ द लिक्विड इवेपोरेट्स एंड फिल्स द अवेलेबल स्पेस विद द वेपर्स। जो भी उसके अंदर जो भी ये स्पेस होता है, उसको ये वेपर के द्वारा फिल करना शुरू कर देते हैं। These get collection in vapor state above the surface of the liquid. Due to vaporization, liquid change into vapor and level of liquid decrease. जो लिक्विड का लेवल है, जो उसकी लिक्विड फेज वाला जो लेवल है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और वेपर फेज में वो कन्वर्ट हो जाता है और ये वेपर बनती है। हमने क्या बताई इसमें, इनकी लाइनों में क्या बताया हमने, वेपर कैसे बनती है। जैसे आप किसी को गर्म करते हो, पानी को, लिक्विड को, वाटर को आप वो गर्म करते हो जो कि लिक्विड फेज में है ना, उसको मैंने गर्म करना शुरू कर दिया, तो गर्म करने शुरू से क्या होगा, हीट मिलेगी। हीट से क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। कौन सी एनर्जी मिलेगी,
काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, वो मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल्स होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देते हैं तो वो जो फेज बनती है उसको बोलते हैं वेपर फेज, बोलते हैं वाष्प अवस्था बोलते हैं। यहां तक बात खत्म हुई। अब होगा क्या, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर above the liquid surface in equilibrium with the liquid at the given temperature is called vapor pressure। मैं बात आपको एग्जांपल से समझा चुका हूं, ये डेफिनेशन आपको पढ़नी है। समझ में आई बच्चों बात समझ में आई। इस तरीके से हमें काम करना है। दिए गए तापमान पर तरल के साथ साम्य अवस्था में तरल की सतह के ऊपर वाष्प के द्वारा डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। इसका मतलब हमें पहले साम्य अवस्था लानी पड़ेगी, साम्य अवस्था के बाद जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वेपर के द्वारा वही वेपर प्रेशर होगा, वही वाष्प दाब होगा। हम नहीं, पहले वेपर बनाओ, वो वेपर बनेगी, क्लोज कंटेनर है, नो डाउट वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी और वो वेपर फेज लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगी, लिक्विड फेज वेपर में, वेपर लिक्विड में। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों फेजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। उस टाइम जो वेपर बनेगी ना, उस टाइम जो वेपर होगी ना, उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया गया होगा उसको बोलेंगे अपने वेपर प्रेशर बोलेंगे। शानदार डेफिनेशन, कितनी बढ़िया बात की हमने। तो विलायक के द्रव होने पर द्रव्य विलयन बनता है। विलय एक गैस, ठोस, द्रव कुछ भी हो सकता है। बात करने जा रहे हैं बच्चों क्या होता है वाष्प दाब, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो द्रव्य विलयन में एक या एक से अधिक अवयव वाष्पशील हो सकते हैं। जो होता है ना बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है सोलूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। विलय भी तरल पदार्थ है और विलायक भी तरल पदार्थ है। और आपको बताया कि जितने भी विलय होते हैं अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं, वो वाष्पशील होते हैं, उनमें वाष्प बनाने की प्रवृत्ति होती है। तुम कहो सर नमक जो होता है, नमक जो सॉल्ट होता है, क्या वो उसके अंदर वाष्प बनाने की प्रवृत्ति होती है? बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में। क्या नमक एक वाष्पशील को इंग्लिश में बोलते हैं वोलेटाइल नेचर का होता है क्या? क्या नमक वोलेटाइल नेचर का होता है क्या बच्चों? जल्दी बताओ, कौन से नेचर का होता है? क्या नमक उड़ता है कभी? क्या कभी नहीं उड़ता। आप पानी के अंदर क्या डाल लो, नमक डाल लो, आप पानी के अंदर नमक डाल लो, घोल दिया, मम्मी मुझे नमक को अलग करना है, जैसे महात्मा गांधी जी ने किया था, पानी से नमक अलग किया था, तो मैं कैसे करूं? मम्मी कहेगी दांडी मार्च करो। नहीं, दांडी मार्च नहीं करना, हमने पानी को गर्म करना है। पानी को गर्म किया तो पानी सारा उड़ जाएगा आफ्टर सम टाइम बाद, और जो पेंडिंग बचेगा वो नमक है, क्योंकि नमक उड़ता ही नहीं है। जो उड़ता नहीं है वो क्या है, वो अवाष्पशील होता है। अउड़नशील नहीं बोल सकते, अवाष्पशील होता है। जो कि नॉन वोलेटाइल होता है वो होता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ये टर्म्स बहुत आएंगे आगे कि व्हाट इज वोलेटाइल, व्हाट इज नॉन वोलेटाइल, कौन सा वोलेटाइल है, कौन सा नॉन वोलेटाइल है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसकी वाष्प बन सकती है, जो वेपराइजेशन हो सकता है, जिसका वाष्पीकरण हो सकता है, इट इज वोलेटाइल सब्सटेंस, और जिसका वाष्पीकरण नहीं होता वो नॉन वोलेटाइल है। एग्जाम्पल नमक, हमारे घरों में टेबल सॉल्ट जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे थे बच्चों द्रव्य विलयन में एक या अधिक अवयव वाष्पशील हो सकते हैं। प्रायः विलायक वाष्पशील होता है, लेकिन विलय भी वाष्पशील हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते, बात एक ही है। जब एक द्रव्य विलयन में एक बंद पात्र जब जार में रखा जाता है तो विलयन के कुछ अणु वाष्पीकृत होकर के विलयन के ऊपर स्थित खाली जगह में जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे और विलयन के वाष्पीय अवस्था वाले अणु तेजी से गति करते हुए विलयन की सतह पर टकराते हैं और संघनित हो जाते हैं, यानी कंडेंसेशन हो जाता है उनका। और यह प्रक्रिया वाष्पीकरण और संघनित होने में साम्य अवस्था स्थापित होने तक चलती है। जब तक ये टकराते रहेंगे, जब तक टकराव रहेगा, जब तक ये बराबर नहीं हो जाएंगे। ये तो बात है ही, जब तक हम आपस में इक्वली नहीं हो जाएंगे तब तक हमें टकराव रहेगा। जाति का टकराव, बाकी टकराव आपको पता ही है, आजकल तो बहुत चलता है। जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा ये चीजें, क्या इक्वल कंडेंसेशन और वेपराइजेशन, तब तक टकराव चलता रहेगा, तब तक ये टकराते रहेंगे। तो बंद पात्र में विलयन के ऊपर वाष्पीकरण अवस्था वाले अणुओं द्वारा विलयन की सतह पर साम्य अवस्था में, बंद पात्र में विलयन के ऊपर उसके वाष्पीकृत अवस्था वाले अणुओं द्वारा विलयन की सतह पर लगाया जाने वाला दाब द्रव्य विलयन का वाष्प दाब कहलाता है। एक लाइन और ऐड कर दो, साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था मतलब जहां पर वाष्पीकरण की दर और संघनन होने की दर इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यही वाष्प दाब कहलाता है, यही वेपरेशन कहलाता है। बच्चों बात समझ में आई? जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन में। तो ये डायग्राम सारे बना लेना। अपना वेपर प्रेशर कंप्लीट हुआ।
टॉपिक आज का वेपर प्रेशर के नोट्स बनाओ, वाष्प दाब के नोट्स बनाओ। वेपर प्रेशर नहीं आता तो आपको राउल्ट लॉ नहीं आता, आपको राउल्ट लॉ नहीं आता तो आपको आइडियल सोल्यूशन नहीं आता, आपको आइडियल सोल्यूशन नहीं आता, आपको राउल्ट लॉ नहीं आता तो आपको आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन नहीं आएंगे। आदर्श विलेन और अनादर्श विलेन नहीं आएगा आपको। अगर आपको आदर्श विलेन और अनादर्श विलेन नहीं आएगा तो आपको पूरा चैप्टर नहीं आएगा। इसलिए बेसिक्स अच्छे करो अपने। अब बात आती है सर वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क है, बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख करके। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट? वाष्प दाब और क्वथनांक बिंदु में क्या अंतर होता है, ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ फटाफट, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कोई बात नहीं, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, फटाफट करते हैं बात। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, जब जहां पर इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण और कंडेंसेशन संघनन बराबर हो जाते हैं। और आपको बताया कि इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड फेज का गैस फेज में कन्वर्ट होना, द्रव पदार्थों का गैसीय पदार्थों में कन्वर्ट होना। है वही है, पानी लिया हमने, लेकिन पानी पहले लिक्विड फेज में था, उसको बाद में हमने गैसीय फेज में कन्वर्ट कर दिया। इट इज नोन एज इवेपोरेशन। यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। कोई बात नहीं, आगे आती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल उसी वाटर के गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में कन्वर्ट होते हैं, यानी गैसीय अवस्था वाले अणु जब द्रव अवस्था वाले अणु में चेंज होते हैं उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन और इवेपोरेशन की फेज जब बराबर आ जाती है तो उस टाइम जो प्रेशर ऑन द सरफेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस जो लगाया जाता है वो काम जो करता है, यानी लिक्विड यानी द्रव पर की सतह पर लगाया जाने वाला वाष्प के द्वारा दाब वाष्प दाब कहलाता है, लेकिन साम्य अवस्था पर एट इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। यहां तक बात समझ में आ गई? ये देखो यहां भी ये हो रहा है ना, ये इक्वल हो गया और इस टाइम जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है वेपर प्रेशर। अब आती है आगे बात, एक स्टेप आगे चलते हैं। जब ये वेपर प्रेशर, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाएगा ना, जैसे इक्वल आ गया वहीं आपका पॉइंट ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा, वहीं आपका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तुरंत, और उसके बाद वो उबलना शुरू हो जाएगा। कोई भी सब्सटेंस है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये वेपर प्रेशर जो है, ये वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर आ जाएगा। बच्चों ये तो पता ही आपको कोई ना कोई वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, सबसे पहली बात समझी हमने कि इक्विलिब्रियम पे यहां कोई ना कोई वेपर प्रेशर लगेगा, वाष्प दाब लगेगा। वाष्प दाब मुझे नहीं पता कितना लगा है, वाष्प दाब लगेगा इतना पता है। एट इक्विलिब्रियम जब संघनन की दर वाष्पीकरण की दर के बराबर हो जाएगी तब कोई ना कोई जब वाष्प के द्वारा जब कोई वो लगेगा, वाष्प के द्वारा लगाया गया कोई दाब होगा उसको वाष्प दाब बोलेंगे। साम्य अवस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। मैं ये बात कर चुका हूं, है ना। तो ये दाब लगाना शुरू कर दिया अभी इसने। मान लो दाब है 0.5 atm, तुम कहते हो सर काम नहीं चला तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है सर, 9th क्लास में तो मुझे पढ़ा है, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर विच सब्सटेंस बॉयल, तापमान का वह बिंदु जिस पर कोई चीज उबलने शुरू हो जाती है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। वो ये सारा गुण जो होते हैं, ये करैक्टर जो होते हैं वो लिक्विड का होता है। ये बात थी 9th क्लास में, अब ये काम नहीं आएगी। केमिस्ट्री में बात कुछ और चलती है, बात चलती है कि सर वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। हमारा यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर वेपर प्रेशर अभी तक कितना आया, 0.5 आया atm। अभी तक जो हमें चाहिए वो नहीं आया। जैसे हम इसको गर्म करना शुरू कर रहे हैं, जैसे हम इसको हीट देना शुरू करते हैं इसको, वैसे वैसे इसका प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक समय ऐसा आता है कि वेपर प्रेशर जो है ना इसका, वो वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके 1 atm के। 1 atm क्या है सर, atm मशीन नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब। 0.5 था, मैंने एज्यूम किया था, 0.5 से 1 आ गया। और इस 0.5 से 1 आने तक जितना टेम्परेचर लगा है, जो टेम्परेचर हमें इस पॉइंट पे मिलेगा, जो टेम्परेचर का पॉइंट मिलेगा, मान लो वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पानी के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। उस टाइम ही वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, अपने बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, क्वथनांक बिंदु बोलते हैं, जहां पर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। और हमसे जब एग्जामिनर पूछता है ना वाइवा में, तो हम गूंगे हो जाते हैं, हमें आता ही नहीं है। हम बोलते हैं सर 9th क्लास में ये पढ़ा है कि द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर विच सब्सटेंस इज बॉयल, जहां पर वो बॉयल होना शुरू हो जाता है
वो तापमान का वह बिंदु, उसको बोलते हैं। नहीं, आपको ये बात बतानी है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तब जाकर के जो पॉइंट आएगा उसको बोलेंगे, टेम्परेचर के पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। बच्चों समझ में आई बच्चों बात? लेक्चर करते हैं समाप्त। अब आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, मेरा भी टाइम हो रहा है, मिलते हैं फिर अपने। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं फिर। क्लास डेली लगाओ, आपकी डेली क्लास लगाओ तो अपने अच्छा काम करेंगे, और आपको भी क्लास रेगुलर लगानी है, अटेंडेंस रेगुलर दो, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर नॉन मेडिकल एंड मेडिकल स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, बाय।